everyone, welcome to this new video. In this video we are going to complete your last unit 6. उसका हम सेकंड पार्ट इसमें कंप्लीट करेंगे. उससे पहले वाला पार्ट मैंने आपको करवा दिया था. अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे. दैट इज़ योर कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंट जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. का ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है. इससे पहले कि हम कुछ भी आगे पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि हम इस यूनिट में जितना भी है बस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही बातें कर रहे होंगे. तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन से समझे होंगे जैसे कि आपका पैसों का लेन देन है ना. आज की डेट में ट्रांजैक्शन हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है. ऑनलाइन वे में जब आपका पैसों का लेन देन होता है तो हम उसको ट्रांजैक्शन कह रहे होते हैं, राइट. तो ट्रांजैक्शन जो है वो यही है, एक ऑपरेशन का बंडल है. वहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं. वो इंसर्ट का ऑपरेशन होता है, अपडेट का होता है, डिलीट का होता है. जिस तरीके से आपका पैसों का होता है कि यहाँ से पैसे वहाँ जाने हैं, वहाँ से पैसे यहाँ आने हैं, तो इसी तरीके से आपका ट्रांजैक्शन भी होता है. यहाँ पर भी हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं. इंसर्ट का ऑपरेशन हो गया, अपडेट का हो गया, डिलीट का हो गया. इन ऑपरेशंस को ही, इनके ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, इनके बंडल को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. ओके, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वो एक साथ ही एग्जीक्यूट करे जाते हैं ताकि आपका जो डेटाबेस है वो रिलायबल रहे, एक्यूरेट रहे. ठीक है, अभी ये क्या मैं बोल रही हूँ, एक्यूरेसी, रिलायबल, ये किस तरीके से आपके पिक्चर में आता है, ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे. ओके, ये सम ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन को हेल्पफुल करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, ये जितने भी आपको ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सबको यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, की ऑपरेशंस होते हैं ट्रांजैक्शन के, जो कि डिफाइन होते हैं. उनको हम यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला है बिगिन ऑपरेशन. जहाँ पर भी हम आपका पूरा ट्रांजैक्शन में बिगिन लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि यहाँ से एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है, राइट. तो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. उसके बाद होता है आपका रीड ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है कहीं पर भी है, वहाँ से आप उस डेटा को रीड कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, ताकि आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें. यहाँ पे सिर्फ हम उसमें रीड कर रहे होते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ रीड करना है. उसके बाद है राइट ऑपरेशन. राइट में आप जो चाहते हैं वो राइट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका जो डेटा बेस है उसमें चेंजेस हो जाएंगे. ओके, आफ्टर दैट अ कमिट ऑपरेशन का मतलब होता है कि अब जो है जितना भी मैंने राइट करा है, जितने भी चेंजेस करे हैं वो परमानेंट है. इसके बाद अभी हम इसमें कुछ नहीं करते, तो कमिट का मतलब होता है कि परमानेंट हो गया है सब कुछ. अब इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आना, तो आप अब इसको सेव कर सकते हैं. कमिट का मतलब ये होता है. उसके बाद है रोल बैक. रोल बैक का मतलब होता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ भी ऐसा हो जाए जो कि अननेसेसरी है, होना नहीं चाहिए था, कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है या फिर हार्डवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से ट्रांजैक्शन बीच में ही रुक जाता है, तो आप उसको रोल बैक कर देंगे. वो जहाँ तक भी कंप्लीट हुआ है आप उसको पूरे को रोल बैक कर देंगे, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा. अब उसमें फिर कुछ भी हो तो वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा. रोल बैक का मतलब होता है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था आपका ट्रांजैक्शन, चाहे वो कितना भी आगे चला गया हो, चाहे बस एक स्टेप के बाद वो कंप्लीट ही होने वाला हो, पर अगर वहाँ पे कुछ भी क्लैश आया हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप उसको रोल बैक कर देंगे और वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था आप वहाँ पर वापस से चले जाएंगे. सेव पॉइंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन में कोई भी प्लेस आपको ऐसी लगी कि मुझको वो दोबारा से रिविजिट करनी होगी, आपको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं, या फिर मुझको ये इन्फॉर्मेशन दोबारा चाहिए होगी, इस पोजीशन पे मुझको दोबारा से आना है, तो आप उसको सेव पॉइंट की तरह मार्क कर देते हो. जैसे कोई जंगल में खो जाता है तो वहाँ पर वो पेड़ पे ऐसे क्रॉसेस बनाते हैं, तो वो सेव पॉइंट होते हैं कि यहाँ से हम निकल चुके हैं. तो उसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन में भी एक सेव पॉइंट बना सकते हैं कि ये मेरा एक सेव पॉइंट है, हो सकता है मुझे यहाँ पर दोबारा से रोल बैक करना पड़ेगा. तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आपको समझ आए होंगे. इनसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. सपोज आपका कोई एक ट्रांजैक्शन है ए करके, ठीक है, उसमें आपकी जो वैल्यू है वो 5000 है आपके अकाउंट में. ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने ऑपरेशन लगाएंगे रीड ए. ठीक है, तो आपके सिस्टम ने रीड ए करा, उसने पढ़ा कि ये अकाउंट में कितने पैसे हैं, 5000 रुपये हैं. ओके, उसके बाद आपने उसमें से आपको पैसे निकालने 1000 रुपये, तो आप उस ऑपरेशन को लिखेंगे, राइट, कि आपको जो 1000 रुपये निकालने हैं. तो इट विल राइट ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1000. ठीक है, उसने 1000 रुपये वहाँ से निकाल लिए, राइट. अब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने पैसे निकाले हैं, उसके बाद का राइट रहता है. तो अभी आप यहाँ पे लिखेंगे राइट ए. अभी आप ए की वैल्यू दोबारा से लिखेंगे जो कि है 4000, और इसके बाद आप यहाँ से कमिट कर सकते हैं कि हाँ अभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है. अब
इस ए को आप फ्री कर सकते हैं, कोई और आके इस ए को यूज़ कर सकता है। कमिट का मतलब होता है कि यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आप इस पूरे डेटाबेस को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हो चुका है, आप इसको बंद कर दीजिए। अगर कोई और फेच करना चाहता है तो वो बिल्कुल फेच कर सकता है। प्रॉपर्टीज, सो एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन आर दोज प्रॉपर्टीज विच हेल्प द ट्रांजैक्शन टू बी इंश्योर इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपकी एसिड प्रॉपर्टीज में आता है ए। सो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि कुछ भी काम हुआ है ट्रांजैक्शन में, वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता उसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, राइट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितना भी ट्रांजैक्शन है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको जब तक कमिट नहीं हो जाता आपके ट्रांजैक्शन में वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो चल रहा है तो वो जब तक परमानेंटली कमिट नहीं हो जाता वो कंप्लीट नहीं है। अगर वो बीच में से कहीं से भी आपका कुछ भी एरर आता है हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और थोड़ा सा भी स्टेप रह जाता है, मतलब कि एक स्टेप भी रह जाता है आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में, तो वो वापस से रोल बैक कर जाएगा और जितना भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि वो उसको ये इंश्योर करता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है तो जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। स्टार्ट हुआ तो वो फिनिश भी होना ज़रूरी है। आफ्टर इट सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स के अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंज हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे कि सपोज अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें था कि आपका जो अकाउंट है ए, उसमें 5000 रुपीज़ थे, राइट। उसमें से जब हमने 1000 को डिडक्ट कर लिया तो वो 4000 हो गए, राइट। तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए अकाउंट में। ऐसा ना हो कि आपने 1000 निकाले हैं वहाँ से 2000 कट जाएं, या फिर ऐसा ना हो कि आपने पैसे निकाल लिए हैं और वहाँ पे वो शो ही ना हो। तो इस तरीके का कोई सीन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके डेटाबेस में होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज आई। नाउ नेक्स्ट इज आई विच इज स्टैंड फॉर आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आइसोलेट वे में चल रहा है। दैट मीन्स कि एक ट्रांजैक्शन जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है, वहीं अगर दूसरा ट्रांजैक्शन भी चल रहा है तो वो भी अलग ही चलेगा ना, वो आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर सकते। दो अलग अलग वैक्यूम्स में चलेंगे। दो अगर ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, वो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे कमरे में चल रहा है, एक दूसरे कमरे में चल रहा है। तो इसका मतलब होता है आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो गया तो अब ये परमानेंट है, राइट। अब इसके बाद जितने भी इसमें चेंजेस हुए हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, चाहे आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाए, क्लैश कर जाए, कुछ भी हो जाए। अगर आपने आपके ट्रांजैक्शन में कमिट लिख दिया है तो वो अब सेव हो गया, अब वो परमानेंट है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कमिट नहीं लिखा तो वो रोल बैक हो जाएगा। दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी। पर अगर आपने कमिट लिख दिया, वो कंप्लीट हो गया, तो नाउ दिस इज ड्यूरेबल। अब वो चाहे आपका सिस्टम फेल कर जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डेटाबेस में आपका डेटा सेव है और अब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको जब भी, तो जो शेड्यूल होता है आपके ट्रांजैक्शन में, वो जितने भी ऑपरेशंस हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में वो लगने हैं वो उसको बताता है, यानी कि इसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था, पहले रीड होगा, राइट, उसके बाद आपने राइट करा था, राइट, और उसके बीच में जो भी आप ऑपरेशन आपको जो करना था कि आपको क्या काम है बेसिकली, वो सब था। तो इसी तरीके से होता है आपका शेड्यूल। ये जितना भी शेड्यूलिंग है ये यही बताता है कि जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन पे एक के बाद एक जो ऑपरेशंस लग रहे हैं उनका क्या सीरीज है, वो किस सीरियल में लगे हुए हैं, दिस इज नोन एज अ शेड्यूल। शेड्यूल आप नाम से भी समझ सकते हैं कि शेड्यूल किसी भी चीज़ का कि क्या होता है। जैसे कि हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो वो भी तुम्हारा शेड्यूल होता है। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन में जो शेड्यूल होता है वो यही है कि आपके जो ऑपरेशन है किसी भी ट्रांजैक्शन पे वो किस तरीके से लगेंगी, पहले कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा, एंड आफ्टर दैट कौन सा लगेगा। तो दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल। आफ्टर द शेड्यूल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरियल शेड्यूल। तो सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि जितने भी आपके जो ट्रांजैक्शन है ना वो एक के बाद एक चलते हैं। व्हाट दैट मीन्स, दैट रियली मीन्स कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पहले एक ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो पहले वो कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट ओनली अनदर ट्रांजैक्शन विल कम्स इन द पिक्चर एंड देन इट विल स्टार्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि बीच में से ही दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अ सीरियल शेड्यूल। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आपके पास एक रीड
ए का ऑपरेशन है, राइट, वही ट्रांजैक्शन 1 है, सपोज हम उसको T1 बोल रहे हैं, तो उसके ऑपरेशन है रीड और राइट के, राइट, हमने उसमें यही ऑपरेशंस करने हैं। दूसरा आपका ट्रांजैक्शन है T2, उसमें भी आपको रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सीरियल शेड्यूल में क्या होगा कि सबसे पहले T1 आपका कंप्लीट होगा, राइट, यानी कि आपका सबसे पहले रीड ए होगा, उसके बाद आपका राइट बी होगा, राइट ए होगा, ट्रांजैक्शन T1 पर ही, फिर T1 पर ही हो रहे हैं अभी, उसके बाद आपका T2 कहीं आएगा, फिर T2 का रीड बी होगा एंड देन राइट बी, राइट। और ये जो ट्रांजैक्शन 2 पिक्चर में तभी आया है जब ये पूरा सक्सेसफुली कमिट हो गया है, उसके बाद ही आपका जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो आएगा। ये होता है आपका सीरियल शेड्यूल। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को पूरा पूरा मौका दिया जाता है, पूरा पूरा टाइम दिया जाता है कि तुम पहले अच्छे से कंप्लीट हो जाओ, उसके बाद ही हम दूसरे ट्रांजैक्शन को लेकर के आएंगे, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर तुम रीड का ऑपरेशन कर रहे हो तो हम दूसरा भी ट्रांजैक्शन ले आते हैं, तुम दोनों ही तो रीड कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो आप पूरा कंप्लीट रीड कर लीजिए, आप अकेले ही उसमें राइट करिए, और अब आप जब बोल दोगे कि हाँ मेरी तरफ से सब कुछ कंप्लीट है, मेरे को जो काम करना था मैंने कर लिया, अभी आपका जो डेटाबेस है वो खाली है, आप किसी और को इसको दे सकते हैं, तभी आपका जो ट्रांजैक्शन 1 है वो कंप्लीट होके कमिट होके जाएगा और दूसरा ट्रांजैक्शन आएगा। तो दिस इज अ सीरियल शेड्यूल कॉन्सेप्ट। शेड्यूल अभी हमने सीरियल शेड्यूल पढ़ा था, उसमें एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज आ कॉन्करेंट शेड्यूल। इसमें क्या है कि दोनों ट्रांजैक्शन साइड बाय साइड चलेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन 1 है आपका, ठीक है, इसमें हो रहा है हमारा रीड ऑफ ए, ओके, और दूसरा आपका कोई ट्रांजैक्शन है, इसमें आपका हो रहा है रीड ऑफ बी, और यहाँ पर आपका हो रहा है राइट ऑफ ए, और यहाँ पर आपका हो रहा है राइट ऑफ बी। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, पर ये क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि ये कर रहा है किसी ए डेटाबेस पर और ये कर रहा है किसी बी डेटाबेस पर ये कॉन्करेंटली चल रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एक ट्रांजैक्शन खत्म कर दिया तभी हम दूसरा ट्रांजैक्शन को पिक्चर में लाएंगे। तो कॉन्करेंट शेड्यूल का मतलब होता है कि आपका जो है दोनों ट्रांजैक्शंस आपस में चल रहे हैं और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो दिस विल क्रिएट अ ब्लंडर। ओके, जैसे कि अगर ऐसा हो जाए कि T1 ने कुछ राइट करा, राइट, ओके, और उसके बाद उनके राइट करने के बाद T1 ने कुछ ए पर ही राइट किया और T2 ने भी कुछ ए पर ही राइट कर दिया, तो दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। जब दोनों सेम पे राइट कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। वैसे ही एक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है जब एक रीड कर रहा है और दूसरा राइट कर रहा है, राइट, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है ना। यहाँ पे भी क्या होगा कि अभी एक ने रीड किया, उसने कुछ राइट कर दिया, तो उसने जो रीड किया था वो तो गलत हो गया, है ना। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। एक और होती है कि पहले किसी ने राइट कर दिया, उसके बाद कोई रीड कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो ये 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, ओके। और आपकी अगर कोई 2 हैं, ट्रांजैक्शन 1 भी रीड कर रहा है और ट्रांजैक्शन 2 भी रीड कर रहा है, तो ये आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में नहीं आती, क्योंकि ये दोनों ही रीड कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सेम चीज़ ही पढ़ेंगे। अगर एक बुक है तो 2 लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, बस पढ़िए तो रहे और कुछ थोड़ी ना करेंगे। वैसे ही आपका अगर T1 दूसरे शेड्यूल पर किसी दूसरे ट्रांजैक्शन पे लग रहा है और T2 किसी अलग ही ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हो रहा है कि आपका T1 जो है वो A पर काम कर रहा है और T2 जो है वो आपका B पर काम कर रहा है, तो ये सिचुएशन भी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगी, कुछ भी गलत सलत नहीं होगा, है ना। तो हमको जब भी हम डेटाबेस में ये ट्रांजैक्शंस का टॉपिक आता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्करेंट शेड्यूल में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है कि ये आपका एक कॉन्करेंट तरीके का ही दिखता है, पर लेकिन अगर आप इसको एक एक लैडर में लगाएंगे, एक सीक्वेंस में लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो एक सीरियल शेड्यूल ही था, मतलब कि उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो सीरियल के तरीके से ही हुआ।
हुआ है। जैसे कि सीरियल शेड्यूल में होता है ना कि एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तभी दूसरा ट्रांजैक्शन चले, तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आपको लगेगा कि शायद वो कॉन्करेंट है, पर लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं है। उसका जो एग्जीक्यूशन है एट द एंड ऑफ द डे, आप जो उसका पूरा सोल्यूशंस वगैरह निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक सीरियल तरीके से ही एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपका T1 ट्रांजेक्शन, यहाँ पर वो रीड ऑफ ए कर रहा है, ओके। उसके बाद आपका वो राइट कर रहा है ए पर ही, फिर आपका पिक्चर में आ जाता है T2। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि पैरेलली चल रहे हैं, है ना, पर अभी आप इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद आपका यहाँ पर T2 जो है वो बी पर राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, फिर वो राइट करेगा, देन अगेन वो सी पर रीड करेगा और फिर वो सी पर ही राइट करेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि आपका जो T1 है वो T2 पर जाएगा, है ना, और अगेन T2 से फिर वो T1 पर आएगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो T1 है वो ए डेटाबेस पर काम कर रहा था, तो उसने ए डेटाबेस पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद आपका T2 आ गया, वो बी पर काम करा, उसने फिर सी पर काम करा। उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया फिर T1 दोबारा से आया और वो बी पर काम करने लगा। तो ये बिल्कुल ही एक नया ट्रांजेक्शन की तरह पिक्चर में आया है। बेशक वो T1 है पर लेकिन ये बिल्कुल ही एक नए ट्रांजेक्शन की तरह है। तो दिस इज अ सीरियल शेड्यूल। उसके बाद है आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। इसमें क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी एंश्योर्स दैट अ शेड्यूल प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल इवन इफ द ऑपरेशन कांट बी रीऑर्डर्ड बाय सिंपली स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों को, अगर ये जानना है कि वो सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो उसमें हम स्वैपिंग करते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कौन कौन से होते हैं, रीड रीड ऑपरेशन नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। और अगर जो कोई भी ऑपरेशंस जो हैं आपके वो दो अलग अलग ट्रांजेक्शंस पे लग रहे हैं, दो अलग अलग डेटाबेसिस पर लग रहे हैं, तो वो भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं राइट और रीड और राइट, राइट और रीड एंड राइट और राइट। अगर ये दोनों ऑपरेशंस, ये तीनों ऑपरेशंस कहीं भी मिल जाएं तो दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, T1 जो है वो रीड ऑफ एक्स कर रहा है, उसके बाद आपका जो T2 है वो रीड ऑफ वाई कर रहा है, दिस इज वाई। देन आपका T1 राइट ऑफ एक्स कर रहा है, आफ्टर दैट T2 आपका राइट ऑफ वाई कर रहा है, देन वो रीड ऑफ एक्स कर रहा है, देन वो राइट ऑफ एक्स कर रहा है, अगेन फिर T1 ने रीड ऑफ वाई किया, देन राइट ऑफ वाई किया। तो यहाँ पे आपको ये एक कॉन्करेंट लग रहा है, एक पैरेलल वाइज लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो ऑपरेशंस हैं, आप इनको ध्यान से देखें तो बेशक ये राइट और रीड ऑपरेशन है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो सकते थे अगर ये सेम डेटाबेस पर लगते, पर ये यहाँ पर दूसरे अलग अलग डेटाबेसेस पर लग रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। ओके, तो आप इनको स्वैप कर सकते हैं। तो जब अगर आप इनको स्वैप करेंगे तो ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप T1 को T2 में डाल दो, T2 को T1 में डाल दो, इनकी पोजीशंस को ऊपर नीचे आप कर दो। तो अगर आप राइट को यहाँ रीड की जगह पे कर दोगे और इस रीड को यहाँ राइट की जगह पे कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका पहले रीड ऑफ एक्स होगा, देन आपका राइट ऑफ एक्स होगा, एंड आफ्टर दैट आपका रीड ऑफ वाई होगा, और उसके नीचे ये आपके सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसके बाद आपका राइट ऑफ वाई आ गया, ओके, देन आपका रीड ऑफ एक्स है, एंड आफ्टर इट राइट ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे आपका रीड ऑफ वाई एंड देन योर राइट ऑफ वाई। ओके, अब इसके बाद आप इसकी स्वैपिंग नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्वैपिंग कर देंगे तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स आ जाएंगे, ये वाई पे काम चल रहा है, यहाँ पर भी वाई पर ही काम चल रहा है। आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर वापस से वो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स ही हो जाएंगे। पर लेकिन अगर आप इसको एक पूरी ही ऑर्डर में देखेंगे, आप इसका एक पूरा रिजल्ट देखेंगे, तो ये आपको सीरियल में मिलेगा, है ना। अगर आप इसको एक पूरा ऑर्डर देखेंगे तो ये हमको एक सीरियल में मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपका जो T1 है उसने अपना ट्रांजेक्शन X वाले डेटाबेस पे कंप्लीट कर दिया, राइट कर दिया। उसके बाद T2 आता है पिक्चर में, उसने अपना जितना भी ऑपरेशन था वो उसने Y पर भी करा, एंड देन वो उसने X पर भी करा, है ना, उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। ओके, अब उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, उसके बाद उसने कंट्रोल दिया आपके T1 को। अभी T1 Y पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो है काम जो है वो थोड़ा सा भी खराब हुआ हो या फिर उसने उसकी वैल्यूज देखी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे सारा कुछ ही सीरियल में एक ऑर्डर फॉलो हुआ है कि पहले T1 ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, फिर T2 आया, उसके बाद अगेन आपका T1 आया। तो ये होता है आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कि अगर स्वैपिंग के बाद भी आपके जो ऑपरेशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस किसी ऑर्डर में ना आ पाए, फिर भी अगर रिजल्ट आपका सीरियल शेड्यूल दे रहा है तो वो आपकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में होता है। आफ्टर दैट
कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? तो कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर दैट इज एबल टू कंट्रोल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन इन द डेटाबेसेस। अगर सीरियलाइजेबल है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, पहले ट्रांजैक्शन 1 चलेगा फिर ट्रांजैक्शन 2 चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर अगर कॉन्करेंट शेड्यूल्स चलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि कोई रीड कर रहा है, दूसरे वाला राइट कर रहा है, तो वो पहले कुछ और रीड कर पा रहा है, उसके बाद उसने जैसे कि सपोज कि आपका कोई भी ऑपरेशन है, कोई रीड कर रहा है, ए पर्सन आपका रीड कर रहा है, बी पर्सन आपका राइट कर रहा है। तो रीड वाले ने रीड कर लिया है ना, उसने पहला टॉपिक रीड कर लिया, कुछ भी हो वो, सपोज उसने रीड किया कि 2 + 1 4 होते हैं, तो अभी गलत है ये, सपोज उसने ये रीड कर लिया, उसके बाद बी आता है उसको ठीक करने के लिए, उसने उसको ठीक करा, उसने उसको कर दिया 2 + 1 3 होता है, विच इज़ राइट, तो उसने उसको 3 कर दिया। पर इसके बाद उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ए जो था वो रीड करके चला गया है ना। तो जब साइमल्टेनियसली रीड और राइट होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसीजर है कि जितने भी आपके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए, वो ये बताता है। राइट, द फंडामेंटल गोल ऑफ डेटाबेस कॉन्करेंसी कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ डेटाबेस कंसिस्टेंसी। राइट, the concept of serializability can be used to achieve this goal, since all serializable schedules preserve consistency of the databases. However, not all schedules that preserve consistency of the database are serializable. This line is very important कि जो भी आपके serializable schedules होते हैं वो आपके database की consistency को preserve करके रखते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी database की consistency को preserve कर रहे हैं वो सारे ही serializable schedule हों। तो हमको ये पूरा अपने दिमाग में रखना है कि आपका जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है वो हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरीके से आपके जो कॉन्करेंट शेड्यूल्स हैं उनको हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को अफेक्ट ना करने दें और अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से अपना डेटाबेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको चलने दें। इसमें क्या होता है, अगर सपोज आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है T1, राइट, उसने कुछ भी राइट किया, सपोज उसने राइट A कर दिया, अभी T2 भी पिक्चर में आएगा, उसने जो भी T1 ने राइट किया उसने वो रीड कर लिया, राइट, T2 ने उसको रीड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर जो T1 ने कुछ राइट किया है तो T2 ने उसको रीड कर लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर क्या होता है कि T1 ने जो राइट किया था उसने उसको कमिट नहीं किया था। T1 ने जो भी कुछ राइट किया था उसने उसको कमिट नहीं किया था, यानी कि वो श्योर नहीं था अपने डेटा से, तो उसने कुछ भी कमिट नहीं किया, उसने सिर्फ राइट किया। अभी यहाँ पे क्या होता है, इसके रीड करने के बाद, T2 के रीड करने के बाद जो T1 है वो रोल बैक कर देता है। वो क्या कर देता है? वो रोल बैक कर देता है। रोल बैक का मतलब कोई भी चेंजेस जो हैं वो परमानेंट नहीं है, उसने कमिट नहीं किया, चेंजेस परमानेंट नहीं थे, तो यानी कि जो उसने राइट किया वो अब डिलीट हो जाएगा, जो कि T2 रीड कर चुका है पहले से ही। और अब उसके इस रोल बैक का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि T2 ने गलत इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है। तो दिस क्रिएट्स अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा कुछ था, रीड कुछ किया गया, तो दिस इज क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो T1 ने राइट किया था उसने वो कमिट नहीं किया, उससे के कमिट करने से पहले ही T2 ने उसको रीड कर लिया, क्योंकि अलाउ कर सकते हैं ना ऐसा, अगर एक राइट कर रहा है तो दूसरा उसके बाद रीड कर सकता है। पर यहाँ पर उसने कमिट ही नहीं किया, उसके बाद उसने रोल बैक कर दिया, तो फिर उसका जो है जितना भी डेटा उसने सेव राइट किया था वो आपका जो है सब खराब हो गया, उसने वापस से रोल बैक कर दिया, पर जो T2 था उसने गलत डेटा को रीड कर लिया। तो दिस इज अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज किसी के अकाउंट में, राइट, ए अकाउंट में 600 रुपये थे। ओके, उसने क्या किया कि आपका जो ट्रांजैक्शन 1 है उसने वहाँ पर से आपका एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया कि उसमें ए में से कितने रुपए कट गए, 100 रुपये घट गए। ठीक है, मतलब कि सपोज कि आप कुछ उस पर काम कर रहे थे, आपको 100 रुपये उसमें से कटवाने थे, आपने वो डाला, पर लेकिन आपने काटे नहीं वो पैसे, आपने उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दिया, अभी नहीं किया, बस आप प्रोसेस में है। ठीक है, तो T1 वहाँ पे हो गया A - 100। ओके, तो फिर आपने उस T2 आया, उसने उस डेटा को रीड किया, है ना, उसने A को रीड कर लिया, राइट, उसने रीड ऑफ A किया, उसने उसको कमिट भी कर दिया, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, यानी कि तो वो कमिट करके चला गया। तो ये क्या पढ़ रहा है यहाँ से, ये पढ़ रहा है A - 100, यानी कि ये 500 पढ़ रहा है यहाँ से, यहाँ पे 500 हो गया। पर
इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो T1 है इसने क्योंकि कमिट नहीं किया था तो ये रोल बैक कर सकता है। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कुछ भी हो गया है ना, कुछ हो गया आपका यहाँ से, तो ये आपका रोल बैक हो गया। तो जब ये रोल बैक हो गया, जब ये रोल बैक हो गया तो ये वापस से जितना भी ट्रांजैक्शन था वो अनडन हो गया। तो आपका जो अकाउंट है उसमें 600 रुपये ही हैं अभी भी, पर लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हुआ वो 500 हो गया। तो ये इस तरीके से ये कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है कि आपका जो T1 है वो कह रहा है 600 है और T2 है वो कह रहा है 500 है। तो दिस क्रिएट्स अ इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। तो दिस इज अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका एक T1 है और एक आपका T2 है। यहाँ पे क्या होता है कि T1 आया, उसने रीड ऑफ ए ऑपरेशन परफॉर्म किया। सबसे पहले आपका T1 आया, उसने रीड ऑफ ए परफॉर्म किया। T2 ने आया, फिर T2 ने भी आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो T1 है उसने यहाँ पर राइट ऑफ ए कर दिया, कमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। ओके, अभी इसके राइट और कमिट करने के बाद जो T2 है वो आपका राइट ऑफ ए कर रहा है, उसने भी कमिट कर दिया। बट वॉट इट विल हैपन्स, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज आपका जो अकाउंट है उसमें डेटा था, उसने रीड किया 500 रुपीज़ सपोज। ओके, तो T1 और T2 यहाँ पे 500 है, तो रीड किया गया 500। अगेन T2 ने रीड किया, उसने भी 500 रीड किया। ओके फाइन, अभी T1 ने अपडेट किया है 500 को +1 करने का। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन आपका लगा है, इसमें राइट कर दो, राइट इज इक्वल टू A + 100, सॉरी A + 100। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 600। अब इसने कमिट कर दिया। इसके बाद जो T2 है उसने आपके इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, दैट A + 200। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 500 में ये आपका 200 और प्लस कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 700। इसने भी कमिट कर दिया, इसने भी यहाँ पर कमिट पहले ही कर दिया था। लेट मी जस्ट राइट इट। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पर वैल्यू 600 हो रही है और अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन T2 यहाँ पर वैल्यू 700 हो रही है। तो ये क्या हुआ है ना, किसी इंसान ने पहले 100 रुपये जमा करे, फिर उसने 200 रुपये जमा करे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई है ना। उसके पैसे 300 रुपये बढ़ने चाहिए थे 500 में, पर यहाँ पर एक जगह पे 600 हैं, एक जगह पे 700 हैं। तो दिस इज़ अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है ना। ट्रांजेक्शन में एक लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो गई, कुछ ने कुछ पढ़ लिया, कुछ ने कुछ पढ़ लिया और ये एक गड़बड़ हो गई, राइट। तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हुई कि जैसे T1 ने रीड किया वहाँ पे ही T2 ने भी रीड कर लिया, पर लेकिन जो T2 ने रीड किया उसके बाद में T1 ने राइट किया, T1 ने राइट किया, पर लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि उसने कमिट भी कर दिया, उसकी वैल्यू हो गई, तो उसको दोबारा से अपडेटेड वैल्यू को रीड करना था, उसने वो नहीं किया। तो दिस विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर आपके बैंक अकाउंट्स में ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है किसी भी इंसान को। तो दिस लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम विल क्रिएट दैट मच ब्लंडर। प्रॉब्लम्स देखी कि अगर प्रॉब्लम है हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल में, तो अभी उनको समझाना, उसको मतलब कि ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहला आपका आता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन पे लॉकिंग सिस्टम कर देते हैं स्टार्ट। अब आप इसको ऐसा समझें कि अगर आप किसी कमरे में गए हैं और वहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने उसको अंदर से लॉक कर दिया, अभी बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, आप अकेले अपना काम करें। पर वहीं पहले क्या हो रहा था कि आप अंदर गए थे किसी कमरे में, आपने लॉक नहीं किया, अब वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, वो आपको आसानी से डिस्टर्ब कर सकता है। लॉक बेस में क्या है, आपने वहाँ पे लॉक लगा दिया। तो each transaction needs to acquire locks before they start accessing or modifying the data items. There are two types of locks used in databases. आप क्या कर रहे हैं, बस आप लॉक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका शेयर लॉक। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो रीड है, राइट, आप रीड के लिए अलाउ करते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को, कि वो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका शेयर लॉक। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको बहुत सारे लोग एट अ टाइम, एक ही टाइम पर फैच कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ शेयर्ड लॉक। देन योर एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक क्या कहता है कि केवल एक ही ट्रांजेक्शन आएगा अगर राइट करना है डेटा आइटम पे, तो अभी उसके अलावा ना कोई रीड कर सकता है ना कोई राइट कर सकता है। किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई हक नहीं है अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है। तो अगर किसी एक ट्रांजैक्शन ने आपके डेटाबेस पर लॉक लगा दिया है, एक्सक्लूसिव लॉक, तो कोई और ना आप रीड करेगा ना आप राइट करेगा, बात ही खत्म। ओके, उसके बाद है आपका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल।
यहाँ पर क्या होता है, ये एक मतलब कि एक्सटेंडेड वे है और आपका लॉक सिस्टम का। इसमें क्या होता है, एक आपका ग्रोइंग फेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, आप जितने भी लॉक्स हैं ना, आप अभी लगा रहे हैं। जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन कोई 1 है, उसने रीड ऑफ, उसने सबसे पहले लॉक लगाया, राइट। यहाँ पर वो अभी अपना काम स्टार्ट करेगा, तो उसने यहाँ पर क्या करा, उसने यहाँ पर लॉक लगा दिया, है ना। उसने यहाँ पर आपका लॉक लगाया, लॉक लगाया, और उसने यहाँ पर आपका अपना रीड ऑफ ए स्टार्ट कर दिया, राइट। उसने राइट ऑफ ए भी करा। उसके बाद उसने अभी लॉक रिलीज नहीं किया है, अभी उसने एक और लॉक लगाया, और लॉक लगाया बी पे। अभी वो कर रहा है रीड ऑफ बी, देन आपका राइट ऑफ बी, राइट। तो ये बीच में इनका जो सीरियल है वो चेंज भी हो सकता है। तो दिस इज अ ग्रोइंग फेज। जब भी आप लॉक लगा रहे हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन लॉक लगाता है, तो वो उसका ग्रोइंग फेज होता है। और जब भी वो ट्रांजेक्शन जो है वो अपने लॉक्स को रिलीज कर रहा होता है, वो उसका श्रिंकिंग फेज होता है। जैसे कि अभी इसने यहाँ पे राइट ऑफ बी कर दिया, तो अभी ये यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा बी को, राइट। अपने लॉक रिलीज करेगा बी पे से, फिर उसके बाद ये अपना रिलीज करेगा ए पे से। समझ आ गया? इट एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी बाय डिवाइडिंग ट्रांजेक्शन इनटू 2 phases। ओके, यहाँ पर आपका एक ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग फेज होता है। ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि अगर कोई ग्रोइंग फेज पर है कोई ट्रांजेक्शन, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई और ट्रांजेक्शन अगर आ रहा है तो हम उसको वहीं मना कर देंगे, भाई देखो अभी टाइम लगेगा, अभी वो ग्रोइंग फेज पर है। वही अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन श्रिंकिंग फेज पर है, तो अगर कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ अभी आप ले सकते हैं, अभी श्रिंकिंग फेज चल रहा है, तो जल्दी से ये सारे लॉक्स को रिलीज कर देंगे। तो दिस हाउ हेल्प्स टू क्रिएट a very consistent, a very effective schedule। देन है आपका स्ट्रिक्ट 2 phase लॉकिंग। अभी स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन होल्ड ऑल देयर लॉक्स अंटिल दे कमिट और अबॉर्ट। उन्होंने कह दिया कि जी हम छोड़ेंगे ही नहीं, या तो हम अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे या फिर हम उसको अबॉर्ट ही कर देंगे, या तो हमें काम करना ही है या हमको करना ही नहीं है, उससे पहले हम लॉक खोलेंगे ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी हम लॉक, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कमरे में जाते हैं, आप उसमें पढ़ेंगे, फिर आप रेस्ट करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप रेस्ट करेंगे, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, राइट। ये होती है आपकी स्ट्रिक्ट 2PL। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमने लॉक कर दिया, पर जब हम पढ़ेंगे नहीं, रेस्ट करेंगे, तो हम अपना कमरे का गेट खोल सकते हैं, कोई भी आओ जाओ। पर लेकिन स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जी हम चाहे लेटें, चाहे हम पढ़ें, चाहे हम रेस्ट करें, कुछ भी करें, हम लॉक बंद ही रखेंगे, हाँ कोई नहीं आ सकता हमारे रूम में। तो इट प्रिवेंट्स अदर ट्रांजेक्शन फ्रॉम सीइंग इंटरमीडिएट स्टेट्स एंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट एंड आइसोलेटेड व्यू। ये क्या करता है कि जो दूसरा वाला इंसान है वो इसको नहीं बिल्कुल भी देखता है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इस सारी सिचुएशन में एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, डेडलॉक। ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा ही पिक्चर में आता है। तो डेडलॉक में क्या होता है कि सपोज आपको कोई एक ट्रांजेक्शन T1 मिला है, वो रीड ऑफ ए कर रहा है, देन वो राइट ऑफ ए कर रहा है, और यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे उसने जो है लॉक लगा दिया है अपने ए पर, कि वो कर रहा है रीड वगैरह, तो उसने यहाँ पे लॉक लगा दिया है ए पर। उसने किस पर लॉक लगाया, ए पर। और यहाँ पे T2 है, वो आपका रीड ऑफ बी कर रहा है ना, उसने भी यहाँ पर लॉक लगा दिया है बी पर। ओके, अभी क्या होता है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई है कि जो ए है उसको बी की ज़रूरत है अपने किसी डेटा के लिए, और जो बी है उसको ए की ज़रूरत है अपने किसी डेटा के लिए। ऐसा होता है ना डेटाबेस टेबल्स में, हम लोगों का जो डेटा होता है वो लिंक होता है आपस में। तो अब क्योंकि वो दोनों ही लॉक हैं, दोनों ने ही सोचा है जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा हम अपना जो लॉक है उसको नहीं खोलेंगे, तो दिस विल क्रिएट अ ब्लंडर, राइट। तो दिस इज अ सिचुएशन वेयर अ डेडलॉक कम्स इन द पिक्चर। ये डेडलॉक आपने बहुत बार सुना होगा कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक पिक्चर में तब आता है जब कोई एक ट्रांजेक्शन दूसरे का इंतजार कर रहा है और वो दूसरा वाला उसका ही इंतजार कर रहा है, राइट। तो ये डेडलॉक इस तरीके की सिचुएशन है कि समझो 2 लोग हैं, दोनों अपने अपने घरों के बाहर खड़े हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं, तू मेरे घर आएगा, वो कह रहा है नहीं तू मेरे घर आएगा। तो दोनों में से कोई एक दूसरे के घर तो जाएगा नहीं, ईगो की वजह से, तो कोई कहीं नहीं जा पाएगा। तो दिस इज अ डेडलॉक सिचुएशन। तो डेडलॉक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेडलॉक कब लगता है, राइट। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करें तो वहाँ पर डेडलॉक की कोई भी समस्या ना हो। तो इन सारे सिचुएशंस में डेडलॉक हो सकता है, राइट। अभी हम जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, दिस इज योर टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक टाइम है, तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर आपके ट्रांजेक्शन को असाइन होगा उसके स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। उसका क्या टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। Read and write timestamps. Each data item has a read timestamp and a write timestamp to track the latest read and write operation.
ये टाइम स्टैम्प जो है वो हेल्प करता है कि आपको किसी और दूसरे ट्रांज़ैक्शन को पिक्चर में आने की, उसको ये बताने की कि आपको कितना टाइम लगेगा, इस सब के लिए आपको ये रीड और राइट टाइम स्टैम्प हेल्प करता है। तो हर एक डेटा आइटम जो है उसका अपना एक अलग रीड टाइम स्टैम्प होता है, एक अपना अलग राइट टाइम स्टैम्प होता है। रीड करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना राइट में लगता है, ऑपरेशंस होते हैं। तो इसी तरीके से आपके अलग-अलग रीड और राइट टाइम स्टैम्प होता है। उसके बाद है आपका रीड ऑपरेशन, इसमें हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इफ द ट्रांज़ैक्शंस टाइम स्टैम्प इज़ ग्रेटर देन द राइट टाइम स्टैम्प, रीड ऑपरेशन के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रांज़ैक्शन का टाइम स्टैम्प जो है वो उसके राइट टाइम स्टैम्प से ज़्यादा है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं डेटा को, और उसका जो रीड का टाइम स्टैम्प है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर किसी ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प है वो राइट टाइम स्टैम्प से कम है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अबॉर्ट हो जाएगा और उसको आप नए टाइम स्टैम्प के साथ रीस्टार्ट करेंगे, राइट। तो रीड ऑपरेशन में आप इसे समझो कि अगर आपका जो राइट का टाइम स्टैम्प है वो ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से कम है, ऑब्वियस सी बात है भई, अगर ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कम है और उसमें राइट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उस केस में आपको क्या करना है, आप उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दीजिए और उसको फिर नए टाइम स्टैम्प के साथ स्टार्ट करिए, ओके। देन है आपका राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका टाइम स्टैम्प वो रीड और राइट टाइम स्टैम्प के डेटा आइटम से ज़्यादा है, राइट। तो उस केस में आप उसको राइट भी करिए और उसका जो राइट का टाइम स्टैम्प है उसको अपडेट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है वो राइट के टाइम स्टैम्प से कम है, दोबारा से समझिए कि अगर जो उसका टाइम स्टैम्प है किसी भी ट्रांजैक्शन का वो राइट के टाइम स्टैम्प से कम है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अबॉर्ट हो जाएगा। करना ही चाहिए क्योंकि भाई हम राइट नहीं कर पाएंगे उतनी देर में। आपका जितना भी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है वो कम है, हम उसमें राइट नहीं कर पाएंगे, तो आप उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दीजिए। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका टाइम स्टैम्प रीड के टाइम स्टैम्प से कम है, तो फिर तो आपका जो राइट का ऑपरेशन है वो इग्नोर ही हो जाएगा, फिर आप उसको इग्नोर ही कर दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो रीड के टाइम स्टैम्प से भी कम है तो फिर तो वो आपका जो ऑपरेशन है उसको आप इग्नोर ही करो, ओके। तो ये आपकी थी, आपके जितने भी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज थी, मैंने आपको बता दी, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। रिकवरी, तो डेटाबेस रिकवरी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस लॉस्ट कब होता है, जो हमें उसकी रिकवरी करनी है, फेलियर्स कब आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो डेटाबेस है उसमें फेलियर्स कब आते हैं। सबसे पहला फेलियर हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन का फेलियर, राइट। अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्ट किया है अपने सिस्टम में से, राइट, और वो बीच में से ही अधूरा हो गया, है ना, तो वो वहाँ पे फेलियर हो जाएगा ये। उसके बाद है आपका सिस्टम का फेलियर, है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका सिस्टम हैंग किया, लाइट चली गई, वॉट एवर द रीज़न, दिस इज अ सिस्टम फेलियर। देन है आपका मीडिया फेलियर, राइट। आपका कोई भी डेटा आइटम था, कोई भी स्टोरेज आइटम था, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई उसके फॉर्मेट में और वो आपका फेल हो गया, तो दिस इज अ, अभी इसकी रिकवरी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है वो बीच में ही छूट जाता है, आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, सीधे आप उसमें रोल बैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक मैंने आपको बताया था पहले, इस यूनिट में हमने बहुत पढ़ लिया है रोल बैक के बारे में। तो रोल बैक का क्या मतलब होता है, जहाँ से भी आपका ट्रांजैक्शन आपको लगा कि खराब हो गया, आप वहाँ से उसको अनडू कर सकते हैं और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो वहीं पर ही जाके रुक जाएगा। तो दिस इज अ रोल बैक कंडीशन कंप्लीट। रीडू आप कर सकते हैं, राइट। अनडू और रीडू आप लोग जानते हैं। जितने भी आपने आपकी जो ऑपरेशंस थे जो कि सेव नहीं हुए थे और आपको पता है कि आपने क्या-क्या ऑपरेशंस लगाए थे, आप उनको दोबारा से कर लो, है ना? अगर आपका कोई ऐसा फेलियर हो जाता है, सिस्टम फेलियर, कुछ भी फेलियर अगर उसका होता है, आपको पता है कि आपके क्या-क्या ऑपरेशंस थे, तो आप उनको बहुत अच्छे बच्चे की तरह रीडू कर सकते हैं। उसके बाद है आपका चेक पॉइंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सेव पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह में होता है। हम लोग क्या करते हैं कि गेम खेलते हैं और वहाँ पे आपने लगा दिया कि यहाँ पे सेव कर लो, तो जैसे ही आप उसको चेक पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं, अब वहाँ से उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चेक पॉइंट लगा सकते हैं आपके डेटाबेस में। उसके बाद है आपका शैडो पेजिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो कॉपी कर देता है एक तरीके से। तो इट मेंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ द डेटाबेस पेजेस, चेंजेस आर मेड टू द करंट पेज एंड इट इफ अ फेलियर अकर द सिस्टम कैन रिवर्ट टू द शैडो पेज, राइट। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक पेज पर काम कर रहे हैं तो आपका एक जो होता है, लेट मी जस्ट राइट इट, शैडो पेजिंग।
शैडो पेजिंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका जो पेज होता है ना, जिस पेज पर भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक करंट वाली वैल्यू होगी, एक करंट वाला पेज होगा जिस पे हम काम कर रहे होंगे, एक उसकी शैडो होगी। अगर आपने कुछ भी काम कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से क्लैश होता है, कुछ भी गलत होता है, तो फिर आपकी जो शैडो होगी वो आपके पास होगी, तो वो जैसा भी था आपके सामने वो वैसा होकर के आ जाएगा। तो ये आपके कुछ टर्म्स थे, कुछ हेल्पफुल थिंग्स थी जिनको आप यूज़ करके अपने डेटाबेस की रिकवरी कर सकते हैं। ओके, ये आपका डेटाबेस है, राइट? तो उसके अंदर आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ सेंसिटिव होती हैं, कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ आप लोग चाहते हैं कोई और ना देखें, आपकी खुद की होती हैं। तो ऐसी सब सिचुएशंस के टाइम पे आपका डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जितनी भी आपकी सिक्योरिटी है उसको आपको किस तरीके से इंश्योर करना है, दिस इज़ अ रियली important thing जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी encompasses all measures to protect the database against threats and unauthorized access। और एक और चीज़, अभी आप लोग एक छोटे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो भी बड़े सिस्टम्स पे काम होता है, जितना भी डेटा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके गूगल अकाउंट पे होती है या जितने भी अकाउंट्स आपके बन रहे होते हैं, तो उस सब को भी सिक्योर रखना उस कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है जहाँ पे आपका डेटा होता है, राइट? तो वो भी तो एक डेटाबेस में ही स्टोर है, तो उस डेटाबेस की भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं कि आप अपने डेटाबेस को किस तरीके से सिक्योर रखेंगे। ओके, आप सबसे पहले यही पूछते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी जो होती है आपकी डेटाबेस की, वो यही इंश्योर करती है कि कोई भी अनऑथराइज्ड लोग, यानी कि कोई भी हैकर आपके सिस्टम को, आपकी डेटाबेस को, हमारे डेटाबेस को हैक करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ले सकें। तो इसके क्या क्या तरीके हैं वो यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपका एनक्रिप्शन। आप अपने डेटा को एक कोडेड फॉर्म में डाल दो, तो ये आपका होता है एनक्रिप्शन, राइट? ये बहुत टाइम से यूज़ होता है एनक्रिप्शन, तो सभी लोग जानते हैं। कोड लैंग्वेज, कुछ लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं आपस में, वो भी कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है आप उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ताकि कोई भी अनऑथराइज लोग उसको एक्सेस ना कर सकें। उनको समझ ही नहीं आएगा तो वो पढ़ेंगे कैसे, राइट? देन है आपका फायरवॉल्स। आपका जितना भी ट्रैफिक होता है, इनकमिंग आउटगोइंग, वो उसकी सिक्योरिटी के रूल्स को मेजर रखती है, राइट? तो ये एक गेट कीपर की तरह होती है कि कौन सा आपका जो नेटवर्क है वो आपके सिस्टम को पे आ रहा है, कौन सा जा रहा है। तो फायरवॉल्स ये आपका इंश्योर करती हैं कि जितना भी आपका जो डेटाबेस है उसको कौन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो आप एक फायरवॉल को अनेबल कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखा भी है कि वो एक गेट कीपर की तरह आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, जो कि आपकी आईडीज़ को चेक करता है। बैकअप एंड रिकवरी। आपके डेटाबेस की आपके पास एक बैकअप हमेशा होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आपका डेटाबेस आपके एक सिस्टम पर सेव है और कहीं उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ है वो। आपके पास आपके डेटाबेस का एक ना एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए, राइट? इट्स लाइक हैविंग अ सेफ्टी नेट टू फॉल बैक ऑन, राइट? तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ताकि आप उसकी रिकवर कर सकें, कि अगर आप छत पे से नीचे कूद रहे हैं तो आप नीचे एक नेट बिछवाइए जिससे कि अगर आप नीचे कूदेंगे तो आप उसमें बच सकें। पहली बात तो कूदो ही मत, अगर कूदो भी तो नीचे एक नेट बिछवाओ और आप उसकी हेल्प से बच जाओगे। नाउ तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, राइट? मॉनिटर द डेटाबेस फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर द वॉचफुल आइज गार्डिंग योर डेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आईडीज जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं, वो आपका जो डेटाबेस है ना उसको हर टाइम मॉनिटर कर रही होती हैं, राइट? उनको कुछ भी ऐसा सस्पिशियस लगता है आपके डेटा पर, है ना, डेटाबेस पर, कि कोई भी अनऑथराइज लोग आ रहे हैं, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट करती है। वो उस डेटा को जो करते हैं वो बहुत आसानी से उसको जो है वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैकअप है, तो वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं अगर किसी ने एक्सेस भी कर लिया तो। नहीं तो उस अनऑथराइज एक्सेस जो कर रहा है उसको वहीं पर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो वो जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से आपका आइज़, वॉचफुल आइज़ गार्डिंग योर डेटा, एक गार्ड की तरह आप उसको समझ सकते हैं कि वो आपके डेटाबेस पर एक गार्ड है, वो अपनी आंखें गड़ाकर बैठा हुआ है। देन है आपका ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन एंश्योर्स दैट यूजर हैव द करेक्ट परमिशन टू एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा। अभी आपने अपने डेटाबेस को बचा लिया, पर ऐसा हो सकता है कि आपने ऑथराइजेशन पता नहीं किस किस को दे रखी है, कौन कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन उस डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, तो आपको उसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। इट्स अबाउट मेकिंग श्योर एवरीवन हैज़ द राइट की टू द राइट डोर्स, राइट? यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है कि सही चाबी जो है, सही सॉरी it's about making sure everyone has a right key to the
राइट डोर। ओके, तो हर दरवाजे की सही दरवाजे की चाबी सही दरवाजे की सही चाबी सही लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सही दरवाजे की सही चाबी सही लोगों के पास होनी चाहिए। तो यही होता है ऑथराइजेशन का मतलब, कि ऐसा ना हो कि आप किसी बाहर के इंसान को अपने घर के तिजोरी का चाबी दे दें। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, राइट। आप किसी घर के इंसान को ही अपने घर की तिजोरी की चाबी दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, अपने बैंक का पासवर्ड। ऐसा थोड़ी है कि आप अपना जो बैंक का पिन है वो हर किसी में बांटते फिरते हैं। ऐसा नहीं होता ना, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उन्हीं को ही बताते हैं। तो दिस इज व्हाट दैट मीन्स, राइट कीज टू द राइट डोर्स। ओके, सबसे पहले आपका यूज़र रोल्स एंड परमिशंस। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज़र का रोल है, मतलब कौन इसको एक्सेस कर रहा है, तो उसको क्या क्या परमिशंस लगेंगी, तो उसके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं। ओके, सेकेंड वन इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACLs। यहाँ पर जितनी भी आपका कंट्रोल है उसकी लिस्ट आपके पास होगी, तो कौन कौन उस कंट्रोल लिस्ट को एक्सेस कर सकता है। देन है आपका ऑथेंटिकेशन, आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, आपकी IDs चेक होंगी। बेसिकली ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद है आपका हेयर, लेट्स से सम एक्सेस कंट्रोल्स, DAC, discriminatory access control. Users have control over their own resources and can decide who else can access them. It's like giving out keys to your house to people who trust. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका खुद का रिसोर्स है, राइट, आपके पास उस रिसोर्स की चाबी है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है कि आपका घर है, आपके पास उस घर की चाबी है, और आपका मन जिस पर भी करे, जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो, आप उसको वो चाबी दे सकते हैं। देन है आपका मैक, mandatory access control. Access rights are enforced by a central authority based on policies regardless of user discretion. Think of it as a strict doorman who follows orders without exception. तो मैक क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक, अब सिस्टम समझो, आप किसी कंपनी में हो तो वहाँ पर आपका एक सेंट्रल हेड है। ओके, तो उसने सबके रोल्स बनाए हुए हैं कि आप जो है, आप मेरे इस वाले, अब रूम नंबर 1 की चाबी आपके पास होगी, रूम नंबर 2 की चाबी आपके पास होगी, रूम नंबर 3 की चाबी आपके पास होगी। उसने आपको एक्सेस दे रखा है कि ये इंसान इसको एक्सेस कर सकता है और ये वाला इसको एक्सेस। आप इधर उधर एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आप एक डोरमैन की तरह, एक गेट कीपर की तरह समझो, जो कि अपने ऑर्डर्स को बिना किसी भी एक्सेप्शन के फॉलो करता है। वो कोई बहाना नहीं लेता। अब इसको ऐसे समझो, अगर एक्सेस में लिखा है कि यहाँ पर केवल यूजर नेम 1 2 3 4 ही एक्सेस कर सकता है, तो केवल वही एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज अ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। रोल based access control, so access is granting based on user roles within the organization. It's like having different keys for different levels of access based on your positions. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है रोल जितना भी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस गिवन है। तो यहाँ पे रोल के ऊपर बात हो रही है कि यहाँ पर आपको जितना भी आपका रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जितनी ही आपको छूट मिली हुई है कि आप बस वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उससे आगे आप एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक इट्स लाइक हैविंग डिफरेंट कीज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस बेस्ड ऑन योर पोजीशन। जिस भी पोजीशन पे आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग कीज़ हैं, अलग अलग लेवल्स के लिए, राइट। आप ऐसे ही किसी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अलावा दूसरे किसी डिपार्टमेंट के लोगों का भी डेटा सर्च कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ कन्वीनियंट थिंग, राइट। तो हर किसी का अपना ही एक डेटाबेस या किसी भी चीज़ में, आपकी लाइफ में भी हर किसी की अपनी एक प्लेस होनी चाहिए, एंड दे शुड नो देयर प्लेस, राइट। आपको इस लाइन से क्रॉस नहीं करना। सबकी अपनी अपनी लाइफ में भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर इंसान के अपना अपना अलग अलग रोल होता है, राइट। सबके आपके अपने लिए रूल्स होते हैं। आप किससे किस तरीके से बात कर सकते हैं, कौन आपसे किस तरीके से किस हद तक बात कर सकता है, ये सब कुछ आपने पहले से ही एक अपने दिमाग में लिस्ट बना रखी है कि हाँ बस इसको इतना ही एक्सेस देना है, उसको बस इतना ही एक्सेस। तो यही आपकी डेटाबेस में भी होता है कि इस इंसान को सिर्फ इतना एक्सेस देना है और इस इंसान को सिर्फ इतना एक्सेस देना है। तो अपने आपको ये सब समझ आ गया होगा, आई होप। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will try to resolve each and every one of your questions. And then that's all for this video. So wait for the next video. Until then, code yourself.